भारतीय सभ्यता के विकास का प्रारंभ बिंदु वर्तमान दौर के ज्ञान की जो श्रृंखलाएं हैं उसमें जहाँ खड़ा है वहाँ से अगर हम देखना आरंभ करें तो हम ये देखते हैं कि पुरातत्व के विद्वान धीरेन्द्र मजूमदार प्राचीन भारत में 4 जगह सभ्यताओं के उदय की बात तक पहुँचे हैं और वो जगह जो है 4, उनमें सबसे प्रमुख जगह जो है वो सतपुड़ा और विंध्याचल है एक जगह। दूसरी जगह जो है वो कश्मीर है। तीसरी जगह जो है वो पश्चिम का एरिया है, राजस्थान, गुजरात और से लेके और ईरान तक जाता है। ये तीसरा एरिया उनके लिहाज से, और चौथा एरिया उनके लिहाज से कर्नाटक का है। शिव स्वरूप सहाय एक पुरातत्व शास्त्री हैं, वो अपने शोधों में और भी बहुत से स्थान भारत के पुरातत्व के दिखाते हैं कि जहाँ प्राचीन जीवाश्म मिले हैं, प्राचीन सभ्यताएं मिली हैं। तो इन सब पे अगर गौर करें तो सबसे पहले हम पहुंच जाते हैं कि भारतीय जो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो भारत के मध्य भारत में स्थित है, ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला हैं और इस पे एक जनजाति निवास कर रही है, सभ्यता निवास कर रही है। और ये सभ्यता जब टिथरिस सागर इसके बाहर बहता है तो हिमालय पर्वत का उदय हो रहा है। हिमालय पर्वत का उदय हो रहा है और उसके बाद ये टिथरिस सागर बढ़ता जा रहा है। जब ये सागर बढ़ता जा रहा है तो इसमें 2 सभ्यताओं के लोगों का इंटरेक्शन होता है। एक कैलाश मानसरोवर की सभ्यता के लोग हैं जो वहाँ से, जिन्हें हम भारतीय वाङ्मयों के आधार पे यक्ष कहते हैं, और दूसरा भारतीय वाङ्मयों के आधार पे जो नाग जनजाति का वर्णन मिलता है वो हमें विंध्याचल और अरावली पर्वत श्रृंखलाओं पर मिलता है। आजकल इन्हें मुंडा जनजातियों के रूप में वर्णित किया जाता है। तो इन 2 का हमें आपस में समन्वय मिलता है, और ये समन्वय की जो कहानी है पौराणिक, क्योंकि पौराणिक इतिहास को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पौराणिक कहानियाँ ये हैं कि हम देखते हैं कि जितनी देवियाँ हैं, हम भारत माता भी इस आधार पे कहते हैं, देवियों के आधार पे मातृसत्तात्मक समाज की बात करते हैं। ये सारा हमें विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों पे मातृसत्तात्मक समाज मिलता है, देवियाँ मिलती हैं। और 2 देवियों की प्रतिष्ठा इस बारे में है कि उन्होंने असुरों के आक्रमण का, ये असुर जो है, जैसे मैंने समझा है कि ये ईरान से लेके अहुर मज़्द का शासन था। ईरान से भारत की ओर आने वाले लोग जो भारत में आए, ये अरावली पर्वत श्रृंखला से होते हुए सतपुड़ा और विंध्याचल की ओर आए। तो यहाँ हम देखते हैं दुर्गा को, जो महिषासुर मर्दनी के रूप में जानी जाती है। यानी ये असुरों की सत्ता यहाँ पे स्थापित हुई तो उसको उखाड़ फेंकने के लिए दुर्गा काम सामने आती है, दुर्गा देवी। इसी तरह से काली को देखते हैं हम, जो असुरों का संहार करती है और अपनी सत्ता को बचाती है। इसके अलावा छोटे मोटे किस्से बहुत सी देवियों के हैं। दूसरी बात हम देखते हैं इनमें कि इन सभी देवियों की शादी दिखा दी जाती है। आज जो त्यौहार मनाते हैं उसमें कि शिव के साथ इनकी शादी हो गई। शिव कौन है? मानसरोवर का देवता है। और ये कहानियाँ भी काफ़ी प्रचलित है कि शिव ने इन देवियों की रक्षा करी असुरों से। तो यानी ये बोध ये कराता है कि जो असुर भारत की ओर आए, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत की ओर आए, वहाँ पे उनका एक संघर्ष हुआ
मातृसत्तात्मक समाजों से, जिनकी नायिका ये देवियाँ हैं। और उसमें जब ज़रूरत पड़ी, ये आक्रमण लगातार होते रहे, ज़रूरत पड़ी तो यक्ष संस्कृति ने इनकी मदद की। वो शिव के रूप में यक्ष संस्कृति की सर्वोच्च सत्ता का प्रतीक इनके साथ है। और भी बहुत सी पौराणिक कहानियाँ हम इसमें देख सकते हैं, जिससे हम इतिहास को समझने में हमें मदद मिल सकती है। तो ये यक्ष संस्कृति जो मानसरोवर और कैलाश से आगे की ओर बढ़ रही है, तो इसमें हम देखते हैं जैसे बनारस आता है, भारत का प्राचीन शहर बनारस। तो बनारस में हम देखते हैं कि शिव का शहर है, शिव हैं। तो ये क्या, बनारस का पॉइंट क्या है? बनारस के पास ही मिर्ज़ापुर में विंध्याचल की पहाड़ियों का आखिरी हिस्सा है। तो जो भी विंध्याचल पर्वत से आगे आएगा यहाँ पे, तो उसकी एक श्रृंखला यहाँ पे आएगी। यहाँ विंध्यवासिनी देवी का एक बड़ा केंद्र भी है मिर्ज़ापुर में, जो ये साबित करता है कि विंध्याचल के निवासियों का जो विस्तार है वो यहाँ तक था। और दूसरी तरफ यहाँ से जो नेपाल और इधर के रास्ते से यक्ष कम्युनिटी उतर रही है, तो बनारस ही वो स्थान हो सकता है कि जहाँ से इनका इंटरेक्शन हुआ और समन्वय स्थापित हुआ। फिर ये लोग आगे की ओर गए। अब जहाँ तक इनका वर्णन भारत के और वाङ्मयों में जिस तरह से प्राप्त होता है, तो हमें अथर्ववेद में रचना मिलती है। अथर्ववेद में, अब अथर्ववेद क्या है कि जो भारत की अन्य दो सभ्यताएं जो अलग जगह विकसित हो रही हैं, जैसे मैंने असुर का एक अभी जिक्र करा, और दूसरी है देव की सत्ता। ये अफगानिस्तान का एरिया है जहाँ देवासुर संग्राम घटित हो रहा है, और ये जगह नीचे निरंतर बढ़ती जा रही है। तो ये माना जाता है कि देवासुर संग्राम जो है, इस देवासुर संग्राम में जो देव जाति के लोग हैं उनकी रचना है ऋग्वेद, और जिंदोवास्ता रचना है उनकी असुर जनजाति की। इसलिए जिंदोवास्ता में जो पारसी ग्रंथ है उसमें देव माने बुरा होता है और असुर माने अच्छा होता है, और ऋग्वेद में असुर माने बुरा होता है और देव माने अच्छा होता है। तो ये जो बात है दोनों ग्रंथों की, वो ये साबित करती है कि एक काल विशेष में इन दो लोगों के बीच आपस में देव और असुर संस्कृति के बीच में झगड़ा हुआ, और ये झगड़े का अंत जो है, देवों का नायक इंद्र है और वो लगातार हमें दिखता है। इस झगड़े का अंत जो है सरस्वती नदी के तट पर ये वर्णन प्राप्त होता है कि एक तरफ देव हैं और एक तरफ असुर है, और जो ऋग्वेद में ही वर्णन हमें प्राप्त होता है 10 कबीलों का युद्ध। तो उसमें भरत कबीला जीतता है, और ये भरत कबीला जो है वो देवों का ही कबीला है, देव जाति से ही संबंधित है। लेकिन असुरों पे इनकी विजय हासिल होने के बाद भी जो ये दोनों मिलके एक संस्कृति बनाते हैं, दोनों का जब समन्वय हो जाता है आपस में, तो वो संस्कृति की रचना जो यहाँ पे की जाती है, ये पंजाब और सिंध का और ये सारा इलाका होता है। जब थोड़ा पहाड़ से ये लोग नीचे उतर जाते हैं और वो ईरान की तरफ से इन दर्रों से गुजर के आगे बढ़ जाते हैं, तो ये यहाँ पे एक समन्वय स्थापित हो जाता है। और इस समन्वय से ही हम देखते हैं कि ऋग्वेद की रचना 3 हिस्सों में बढ़ जाती है, यजुर्वेद और सामवेद। जिसमें यजुर्वेद जो है वो है जो यज्ञ करने के लिए चुनी हुई स्तुतियाँ, यानी यहाँ से एक ग्रंथ जो ऐतिहासिक स्मृतियों पर आधारित है, वो ग्रंथ कर्मकांडी स्वरूप ले लेता है, और वो देवता जो उनके यथार्थ के नायक हैं वो उनके अतीत के नायक बन जाते हैं, और उनकी स्तुतियों के आधार पे यज्ञ में उनका हिस्सा निकाला जाता है। जैसे युद्धों में राजाओं को हिस्सा निकाल के देना है, उसी तरह से यज्ञ में उन देवताओं को हिस्सा दिया जाता है जो कभी उनके नायक रहे थे, अब देवता बन गए।
यहाँ देवों और असुरों के मिलने से एक संस्कृति का निर्माण होता है। और ये लोग जब आगे बढ़ते हैं, ये जब गंगा यमुना के मैदान की ओर आते हैं, या उससे पहले, क्योंकि सरस्वती नदी का प्रयाग में ये माना जाता है कि 3 नदियों का संगम है। अब इस बात को तीसरी नदी सरस्वती मानी जाती है, जो माना जाता है कि लुप्त हो गई, लेकिन एक विशेष जगह दिखाते हैं लोग कि यहाँ सरस्वती मिल रही है। तो ये लोक स्मृति है, लेकिन इस लोक स्मृति का कहीं ना कहीं कोई सच रहा होगा। उसी सच के आधार पे हम ये बात देख पाते हैं कि देव संस्कृति के लोग ही यहाँ पे आए, और वो देव संस्कृति के लोगों ने ही अपने अंदर जो विभाजन किया था ब्राह्मण और क्षत्रिय का, जो लड़ रहे हैं वो क्षत्रिय और जो प्रहित कर रहे हैं वो ब्राह्मण, तो वही क्षत्रिय के रूप में यहाँ हमें सरस्वती नदी के तट के आसपास जो दिखता है, प्रयाग के आसपास, वो अयोध्या में दशरथ और इन सारा का वर्णन मिलता है। तो ये जो कुल है, मानधाता दिखते हैं यहाँ पे। तो ये लोग जो है, एक कहानी में आता है कि दशरथ देवों की मदद करने के लिए गए, जहाँ केकई ने, उनके रथ का पहिया गिर गया था, तो केकई ने उसे रोका और वरदान मांगे। तो अब ये कहानी जुड़ जाती है इस बात से कि मतलब देव सत्ता की जो लड़ाई है, उसकी मदद के लिए दशरथ यहाँ पे आके बैठ गए, देव सत्ता के प्रतिनिधि। यहाँ से देवों की मदद करने के लिए वो गए गंधार के इलाके तक। गंधार से आगे केकय प्रदेश, केकय प्रदेश की केकई से वहाँ उनका संयोग होता है दशरथ का। तो ये बात साबित होती है इससे कि ये संस्कृति के लोग यहाँ पे आगे, यहाँ तक आ गए। अब इस संस्कृति का जो संघर्ष हुआ वो यहाँ के स्थानीय लोगों से हुआ, और उसका सम्मेलन हमें दिखता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में उस संस्कृति का परिचय हमें सामने आता है जो संस्कृति इन देवों और असुरों की नहीं थी। तो 3 वेदों से अलग दूसरी संस्कृति का दर्शन होता है, जिसमें तंत्र की मान्यता है और जादू टोनों की मान्यता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन उसमें जिन लोगों का वर्णन है वो लोग इनसे भिन्न संस्कृति के लोग, जिन्हें अथर्ववेद के द्वारा पहचाना जाता है। यहाँ हमारी कहानी, रामायण की कहानी से भी इस बात की पुष्टि होती है कि यहाँ आने के बाद उनका युद्ध होता है रावण से। अब अयोध्या नरेश का युद्ध रावण से होता है। रावण का स्थान लंका बता दिया गया, बहुत दूर, लेकिन मान लें थोड़ी देर के लिए कि ये जो वर्णन है, अगर इसकी गहराई में हम जाएंगे और जैन ग्रंथों का भी अवलोकन करेंगे, जिसमें राम की कहानी काफ़ी पुरानी है, तो हमें नज़र आ जाएगा कि ये इलाका मगध का ही बैठता है। और मगध और कौशल का युद्ध एक ज्ञात इतिहास, जो भारत का प्रमाणिक इतिहास है, उसमें भी ये प्राथमिक राज्यों के रूप में हमें सामने दिखते हैं, मगध और कौशल की लड़ाई। तो ये जो कौशल देश है, इस देश की स्थानीय निवासी लोग की कन्या को ही कौशल्या कहेंगे। तो दशरथ की पत्नी कौशल्या के पुत्र राम की मदद से रावण से लड़ाई। अब हम यहाँ रामायण का विश्लेषण करके इस संघर्ष को समझ सकते हैं कि देवासुर संग्राम खत्म हो चुका। अब देवासुर संग्राम के लोग आपस में मिलके जो यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ इस देव सत्ता के प्रतिनिधियों की लड़ाई हो रही है यक्ष संस्कृति के लोगों से। तो एक तो कौशल्या की बात हो गई। दूसरा जो रावण की कहानी आती है, वो रावण की कहानी भी यहीं से शुरू होती है कि मानसरोवर के पास ही रक्षताल है, और शिव के पहले सैनिक रक्ष, यक्ष कुबेर है, कुबेर के पास खजाना है। रावण उसका भाई है जो कुबेर को से छीन के भाग जाता है और सोने की लंका बनाता है, यानी सोना उसके पास है और लंका का निर्माण करता है।
तो ये रक्ष लोग हम देखते हैं आदि ग्रंथों में कि शिव की सेना के रूप में जो लोग लड़ाई में जाते हैं वो रक्ष कहलाते हैं। और वो लोग जब सेना में जाते हैं लड़ाई के लिए शिव के साथ असुरों से और दूसरे लोगों से संग्राम में, तो उसके बाद उनका अपनी सत्ता बनाने की बात आ जाती है। तो रावण वो प्रथम व्यक्ति है यक्षों के बीच में जो कबीलाई समाज को छोड़ के एक राजसत्ता का निर्माण कर रहा है, और इधर प्रयाग में आके एक राजसत्ता का निर्माण हो रहा है। अब इन दोनों के बीच संघर्ष है। इस संघर्ष में एक विद्वान इतिहासकार है हरगोविंद जी, वो ये बात प्रश्न उठाते हैं कि भाई विश्वामित्र को जो क्षत्रियों के प्रतिनिधि के तौर पे है, वो दशरथ के यहाँ से राम और लक्ष्मण क्यों चाहिए रावण से लड़ने के लिए। तो इस प्रश्न का जवाब वो खोजते हैं इस बात में कि दशरथ की 3 शादियां हैं। एक कौशल देश से की कन्या से कौशल्या से है, एक सुमित्रा से। सुमित्रा एक द्वीप भी है, और सुमित्रा जो है वो नाग कन्या है, नाग जाति की है। तो लक्ष्मण और राम यक्ष और नाग जातियों के प्रतिनिधि के तौर पे अगर रावण से लड़ने जाएंगे, तो रावण यक्ष है, यक्ष संस्कृति का है, लेकिन उसका पुत्र मेघनाथ जो है उसकी शादी सुलोचना से हुई है जो नाग कन्या है। तो यक्ष और नागों का जो समन्वय है, उनसे लड़ने के लिए ऐसे ही राजकुमार चाहिए जिनकी मदद से उन्हें हराया जा सके, बाकी लोग न्यूट्रल हो जाए। तो हमें देखते हैं कि शिव की पूजा रावण भी करता है, शिव की पूजा राम भी कर लेते हैं, वहाँ पे जाके राम न्यूट्रल हो जाते हैं। दूसरा जो वानर मिलते हैं वो भी यक्ष कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन वो रावण के खिलाफ लड़ने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि कौशल देश के राम जो हैं उन्हें वो अपना मानते हैं, कौशल्या के पुत्र हैं। तो इस तरह से हमें रामायण में इस संघर्ष की एक झलक मिलती है। तो ये एक संघर्ष है, जो संघर्ष के बाद अथर्ववेद और रामायण की कथा, इसके आधार पे समझ में आता है कि जो 2 लोगों का समन्वय हुआ पंजाब के इलाके में, वो कम्युनिटीज़ आगे बढ़ के इस इलाके में आके गंगा के मैदान में, और ये जो हमारी प्राचीन सभ्यताएं के क्षेत्र हैं कौशल और मगध, जहाँ राज्यों का उदय हुआ, यहाँ पे जाके ये लोग जो है एक समन्वय करते हैं। दूसरी लड़ाई जो हमें दिखती है सांस्कृतिक अतीत के रूप में, वो महाभारत ग्रंथ में नज़र आती है। महाभारत ग्रंथ में हमें ये रचना नज़र आती है शुरू से आखिर तक कि उसमें जो लड़ाई दिखाई गई है वो आपस के परिवार की लड़ाई तो एक है, लेकिन उससे भिन्न भी एक लड़ाई चल रही है। वो लड़ाई है नाग कम्युनिटी के खिलाफ। इसमें हमें कृष्ण भी नागों के खिलाफ लड़ते हुए दिखाई देते हैं, और अर्जुन और कृष्ण मिलकर एक पूरे खांडव वन को जला देते हैं नागों को मारने के लिए। और लास्ट में राजा परीक्षित यज्ञ करते हैं तो वो नागों का विनाश करते हैं, और एक नाग ही आके उन्हें मार देता है। और फिर महाभारत में नागों से एक समन्वय स्थापित किया जाता है। तो मूलतः महाभारत ग्रंथ जो है वो नाग संस्कृति से इस संस्कृति की लड़ाई और उसके समन्वय की रचना के रूप में सामने आता है। तो हमारे भारत का निर्माण, भारतीय कौम का निर्माण जो है, इन 4 संस्कृतियों के आपस के संघर्ष के बाद एक समन्वय से हुआ, जिसकी जानकारी हमें पौराणिक ग्रंथों के आधार पर, वेदों से और ब्राह्मण ग्रंथों से, जिन ब्राह्मण ग्रंथों में उस समन्वय की घोषणा है, जहाँ यज्ञ करने पे देव जाति के लोग ब्राह्मणत्व स्वीकार करने को तैयार करते हैं और असुर जाति के लोग क्षत्रियत्व स्वीकार कर लेते हैं। तो एक ऐसा समाज बन जाता है कि क्षत्रिय और ब्राह्मण मिल के आगे चलते हैं। जहाँ तक वैश्य की बात है तो विश्व माने आम जनता होती है। तो पहले ज़माने में सबसे पहले हम विभाजन देखते हैं कि खुद देव कबीले में ही जो लोग आम लोग हैं, उनके सामान्य लोग जो ना युद्ध में भाग लेते हैं ना पुरोहित हैं, उन्हें ही विष कह दिया जाता है। और फिर बाद में जब ये बंटवारा हो गया तो विष के रूप में जब इधर आ गए वो गंगा यमुना के मैदान के रूप में, तो ये यक्षों का समाज है
जिस पे वो शासन कर रहे हैं सबसे पहले, तो यक्षों को विष कह दिया गया। ये वैश्य हो गए जो सारे कृषि कार्य को करते हैं, क्योंकि यहाँ खेती होती है, कृषि कार्य करते हैं, वो वैश्य हैं शुरू में। और बाद में जो नाग जाति से लड़ाई होती है उसको ये शूद्र के रूप में वर्णित करते हैं ग्रंथ, और इनका समन्वय हो जाता है। तो इनको हम देखते हैं कि ये जो निपुणताएं होती हैं, टोकरी बनाना, हल बनाना, बढ़ई का काम करना, तेली का काम करना, ये सारे जो काम करते हुए हैं ये लोग इसमें एडजस्ट होते हैं। तो इस तरह से एक भारत का विभिन्न संस्कृतियों का समन्वय पौराणिक ग्रंथों के आधार पर देखते हैं। उसी तरह से पुरातत्व पे जो शोधें होती है उसमें भी जब हम गहराई में जाते हैं तो गहराई में यानी सबसे नीचे की सतह पे तो एक ही कम्युनिटी मिलती है, लेकिन उसके ऊपर दूसरी कम्युनिटी के लोगों का भी कुछ ना कुछ प्रमाण मिल जाता है, तीसरी कम्युनिटी का भी मिल जाता है। तो इस तरह ये नज़र आता है पुरातत्व से भी कि भारत में इन सभी संस्कृतियों के सम्मेलन से एक ऐसी भारतीय कौम बनी जो एक भूखंड विशेष में अपनी एक विशिष्ट संस्कृति के सामने साथ साथ आगे बढ़ती है। और ये भूखंड जो है ये अफ़गानिस्तान से शुरू होके और नीचे तो कन्याकुमारी और इधर जो है बर्मा तक और ऊपर कश्मीर तक, ये पूरा जो इलाका है ये एक भारत का सांस्कृतिक क्षेत्र बन जाता है जिसमें सभ्यता और संस्कृति आपस के सम्मेलन से धीरे धीरे आगे बढ़ती है।